एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र IDST मैगजीन को, जिसमें हम नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड अब तक 3 लेक्चर कर चुके हैं। यह हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड चौथा लेक्चर होने वाला है। हमारा टॉपिक है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव अनाउंस कर दिए गए। देखते हैं एक एक करके। तो जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 175। यहाँ पे विजेता कौन रहा? NDA गठबंधन। NDA गठबंधन के अंतर्गत कौन कौन पार्टी शामिल हैं? तो TDP तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, JNP यानी कि जनसेना पार्टी, जो कि साउथ के एक एक्टर पवन कल्याण की पार्टी है, जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM बने। और यहाँ का CM कौन बना? तो चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो स्टेट है वह है ओडिशा। तो ओडिशा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 147, AK-47। ठीक है, यहाँ पे विजेता कौन रहा? तो यहाँ पे जो विजेता रहा वो BJP, भारतीय जनता पार्टी। पहली बार BJP ने अपने दम पे पूर्ण बहुमत हासिल किया ओडिशा में। ठीक है, BJP ने किसे हराया? तो BJP ने बीजू जनता दल को हराया। और यहाँ के CM कौन बने? मोहन चरण मांझी यहाँ के CM बने। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, यानी कि राज्य की विधानसभा की सीट है, कितनी है? वो 60 है। यहाँ पे 59 सीट्स रिजर्व हैं ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि 60 में से एक सीट को छोड़ के सारे सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, यहाँ पे किसने जीत दर्ज की? तो BJP ने जीत दर्ज की। और यहाँ पे BJP ने 10 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज किया। ठीक है, यहाँ के CM कौन बने? यहाँ के CM बने पेमा खांडू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। जो अगला स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32। विजेता कौन रहा यहाँ पे? SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। यहाँ के CM कौन बने? तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM बने। नेक्स्ट देखते हैं जो अगला न्यूज़ है हमारा वह है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM ने एक रिपोर्ट जारी की। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार ये 1950 से लेके 2015 तक, यानी कि टोटल 65 ईयर, जो 50 से लेके 15 के बीच में जो गैप है, यहाँ तक में विश्व में अल्पसंख्यकों की स्थिति का विश्लेषण किया। ठीक है, तो 65 साल में क्या अल्पसंख्यकों की स्थिति में चेंजेज आए हैं, इसका विश्लेषण किया। ठीक, तो देखते हैं इसके तहत इन्होंने क्या विश्लेषण किया, इनसे रिलेटेड क्या की पॉइंट्स निकल के आए। तो इंडिया में जो हिंदुओं की हिस्सेदारी है उसमें कमी देखने को मिली। ठीक है, कितनी? 7.82%। अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8% की कमी देखने को मिली। कहाँ पे? हिंदुओं की हिस्सेदारी में। ठीक, अब देखते हैं रिलीजन। 1950 में क्या स्थिति थी और 2015 में क्या स्थिति रही। जो हिंदूज थे वो 1950 में 85% है, जो कि 2015 आते आते 78% ही रह गए, यानी कि इनमें 8%, 7.82%, अप्रॉक्सीमेटली 8% का गिरावट दर्ज किया गया। ठीक, जो मुस्लिम्स हैं वो 10% थे 1950 में, और वो बढ़ के अब कितने परसेंट हो गए? 14%, 14% बढ़ के हो गए। ठीक है, इनमें इजाफा देखने को मिला कितने परसेंट से? 43% से। आगे देखते हैं कौन कौन से संप्रदाय में वृद्धि हुई है। तो जो ग्रोथ दर्ज किया है वो मुस्लिम संप्रदाय, सिख और बुद्धिस्ट ने। मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट संप्रदाय की हिस्सेदारी में ग्रोथ दर्ज किया गया है, जबकि डिक्लाइन देखा गया है हिंदू और जैन में। हिंदू में कितने परसेंट? 8%। 5 गैर मुस्लिम देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय। ठीक, 5 गैर मुस्लिम जो देश हैं उनमें बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। तो इंक्रीमेंट देखा गया है इंडिया के 2 पड़ोसी देशों में, श्रीलंका और भूटान में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जबकि इंडिया, नेपाल और म्यांमार में इनमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया, नेपाल और म्यांमार में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय में गिरावट देखने को मिला है। जो अगला न्यूज़ है
वो है नागरिकता संशोधन नियम 2024। ध्यान रहे ये नियम है, अधिनियम नहीं। तो होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 को मार्च में, ठीक है, लॉन्च किया। क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 को, ठीक है। ये किस पर्पज़ से आया? तो इसका जो पर्पज़ था वो था CAA 2019 को लागू करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करना इसका उद्देश्य है। इसके बैकग्राउंड में देखते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम्स को छोड़ दिया जाए तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, इन सबको सिटीजनशिप दिया जाएगा, नागरिकता प्रदान किया जाएगा। लेकिन किससे? जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए होंगे, ठीक है। इसको करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है। इस अमेंडमेंट के ही थ्रू CAA आया, ठीक। तो CAA यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक कब आया? 2019 में आया। इसको प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला, प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली? तो 12 दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली। तो प्रेसिडेंट असेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। नेक्स्ट देखते हैं, 10 जनवरी 2020 को इसे लागू होना था, लेकिन नियमों की कमी के कारण ये लागू नहीं हो सका, इसीलिए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 लाया गया, ठीक है। अब क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 जो है उसके तहत इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए आवेदक, यानी कि जिन आवेदकों को इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करना है या भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करना है, उन आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और 8वें शेड्यूल की किसी एक भाषा का ज्ञान साबित करना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस रख दिए गए हैं। आगे चल के देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। जो अगला न्यूज़ है वो है दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो देखते हैं कहाँ पे ये स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर यह दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, चलाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? यहाँ पे 12 यूनिट लगेंगे 240 मेगावाट के। तो अगर 12 यूनिट में 240 से मल्टीप्लाई करें तो 2880 मेगावाट आएगा। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 2880 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसे डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसे NHPC के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। NHPC के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये किस पे बेस्ड होगा? तो ये हाइड्रो पावर कम फ्लड मॉडरेशन स्कीम पे बेस्ड होगा, यानी कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करेगा, ठीक। ये इंडिया का हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। इसका निर्माण हो जाने के बाद ये पूरे इंडिया का हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा, ठीक है। ग्रेविटी डैम क्या होते हैं? ऐसे डैम जो बहुत ज़्यादा पानी के प्रेशर को सह सकते हैं, ठीक है। यह विश्व का सबसे ऊंचा RCC डैम भी होगा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा। तो RCC मतलब रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम, ठीक। इसे कॉम्पैक्ट कर करके इसकी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि मोदी ने इसे लॉन्च किया, ठीक। मोदी ने इसका आधारशिला रखा कब? मार्च 2024 में, इसीलिए ये चर्चा का विषय रहा, ठीक है। अब अरुणाचल के विकास के लिए जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये अरुणाचल के विकास के लिए 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक, मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराएगा, तथा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए 1% की अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान कराएगा, ठीक। तो अरुणाचल के विकास के लिए 12%, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए 1%। नेक्स्ट देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सिद्रापोंग हाइड्रो पावर स्टेशन, सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये भारत का सबसे पुराना, ठीक, ओल्डेस्ट सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो वो है सिद्रापोंग।
अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये सिद्रापोंग कहाँ पे स्थित है, तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा है, तो वो है थ्री गॉर्जेस संयंत्र। ये कहाँ पे है, थ्री गॉर्जेस स्टेशन कहाँ पे है, तो ये चाइना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो सेला सुरंग के बारे में, सेला टनल। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया मोदी ने। कहाँ पे किया, अरुणाचल प्रदेश में किया। ठीक, इसका निर्माण कर कौन रहा है, तो इसका निर्माण कर रहा है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ठीक, अब प्रोजेक्ट वर्तक क्या है, जब मैंने इसे नेट पे डाला तो पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट वर्तक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका निर्माण किसके थ्रू हो रहा है, BRO के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। ये इसकी हाइट क्या है, तो ये 13,000 फीट की हाइट पे स्थित है। ये किससे किसको जोड़ता है, तो ये असम से जोड़ता है अरुणाचल को। अब असम में एक स्थान है तेजपुर, असम में जो स्थान है वो है क्या है, तेजपुर। अरुणाचल में तवांग, तो ये तेजपुर से तवांग को जोड़ेगा। ठीक है, तेजपुर से तवांग को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन से मेथड का यूज करके बनाया गया है, तो ये NATM मेथड का यूज करके बनाया गया, मतलब न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड का यूज करके इसे बनाया जा रहा है। ठीक, असम से अरुणाचल को जोड़ने वाली एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, असम से अरुणाचल को जोड़ने वाली क्या BCT रोड पर सेला पास, सेला सुरंग भी स्थित है। ठीक है, जो कि जोखिम भरे दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। अब ये BCT क्या है, ये है बालीपारा चार द्वार तवांग रोड। ठीक है, इसी पे सेला पास भी स्थित है। ठीक है, इसे स्नो लाइन के नीचे बनाया जा रहा है। ठीक, सेला टनल को कहाँ बना रहा है, स्नो लाइन के नीचे, इसलिए जिससे कि वहाँ बर्फ़ ना जम सके, नहीं तो पता चला सुरंग में जाने से पहले बर्फ़ ही हटा रहे हैं। ठीक, यह दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन रोड टनल होगी, दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन रोड टनल। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने, ठीक, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर लंदन ने इसे किसे, सेला टनल को इंडिया की हाईएस्ट टनल की संज्ञा दी। ठीक, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने क्या कहा कि सेला टनल जो होगा वो इंडिया का हाईएस्ट टनल होगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट मल्टी स्पैन ब्रिज कौन सा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मल्टी स्पैन ब्रिज, तो ये है ब्राक्सा ब्रिज। ये कहाँ पे स्थित है, लद्दाख। कौन सी नदी पे, श्योक। बना कौन रहा है इसे, BRO। ठीक, ये 14,900 फीट की हाइट पे स्थित है। तो आप लोग बताएंगे ये शोक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है या किसी और चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शौर्य की प्रतिमूर्ति, देखते हैं क्या है ये शौर्य की प्रतिमूर्ति। असम में एक किंगडम हुआ करता था, अहोम किंगडम। ठीक, यहाँ के एक किंग थे लचित बरफुकन, इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है ब्रॉन्ज मेटल की। तो ये जो ब्रॉन्ज होता है ये क्या होता है, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो 1671 की बात है, बैटल ऑफ सराय घाट में, सराय घाट के युद्ध में लचित बरफुकन ने मुगल्स को हरा दिया था। ठीक, इसने औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी थी। ठीक है, तो इनकी जो 2022 में 400वीं जन्मदिन, ठीक, 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, और इनका जो जन्मदिन पड़ता है वो पड़ता है 24 नवंबर के दिन। तो असम गवर्नमेंट ने इन्हें 24 नवंबर के दिन को लचित दिवस घोषित कर दिया। किस लिए, क्योंकि इन्होंने इसकी याद में कि इन्होंने सराय घाट बैटल में क्या किया था, मुगलों को हराया था। ठीक है, और ये लचित बरफुकन की पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, सर्वोच्च प्रतिमा होगी, और इसकी जो हाइट है वो है 125 फीट। इसका अनावरण कौन करेगा, इसका अनावरण किया है मोदी ने। कहाँ किया है, असम के जोरहाट में। इसके निर्माता कौन है, रामवी सुतार इसके निर्माता हैं। जो अगला न्यूज़ है वो भी स्टैचू से ही है। अगला न्यूज़ है स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की मूर्ति। तो क्या है ये एकात्मता की मूर्ति और किससे रिलेटेड है, ये है शंकराचार्य से रिलेटेड। इसे एकात्मता की मूर्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने क्या दिया था, अद्वैतवाद। ठीक, अद्वैतवाद।
अद्वैतवाद। आप लोग से क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था और द्वैतवाद किसने दिया था, ठीक है, बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये जो स्टैचू ऑफ वननेस है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 108 फीट। ये कहाँ पे स्थित है? ये एमपी के खंडवा ज़िले में। कहाँ पे? एमपी के खंडवा ज़िले में। कौन से पर्वत पे? तो ये मानधाता पर्वत पे। कहाँ पे? ओमकारेश्वर में, ठीक। इसका अनावरण किसने किया? क्या इसका अनावरण मोदी जी ने किया? नहीं, इसका अनावरण जो किया वो किया शिवराज सिंह चौहान, ठीक। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक। ये क्या है? ये अंबेडकर की प्रतिमा है। इसका अनावरण कहाँ पे हुआ? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जनवरी 2024 में इसका अनावरण हुआ। इसका जो अनावरण हुआ, ठीक है, कब हुआ? जनवरी में 2024 में। ये अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे? पूरे विश्व में, भारत की ही नहीं जबकि पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है अंबेडकर की। इसे किससे बनाया गया? तो इसे ब्रॉन्ज से बनाया गया। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मिक्सचर, ठीक है। अंबेडकर की जो दूसरी हाईएस्ट स्टैचू है, अंबेडकर सेकंड हाईएस्ट स्टैचू, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। जो अगला न्यूज है वो है नोट फॉर वोट से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है ये नोट फॉर वोट, ये न्यूज में क्यों है। CGI DY चंद्रचूड़ ने, ठीक, 7 सदस्यीय बेंच के साथ सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को रिवर्स कर दिया, ठीक। PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 का जो फैसला था, जो कि 5 न्यायाधीश की बेंच ने दिया था, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक। क्या था ये फैसला? पहले क्या हुआ करता था कि विधानमंडल या कहें लोकसभा में भाषण के दौरान कोई भी MP या MLA रिश्वत लेके अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो कि आर्टिकल 105 और जो स्टेट के लिए है वो है आर्टिकल 195, इसका दुरुपयोग करता था और पैसा लेके कोई भी भाषण या वोट दे देता था, ठीक है। तो इससे जो है अब इसे बाहर कर दिया गया है, ठीक। यानी कि अब संसद में या विधानमंडल में पैसा लेकर भाषण देना, अब इसे संसदीय विशेषाधिकार से बाहर कर दिया गया है, ठीक। अब क्या होगा? अब अगर कोई ऐसा करता है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत अब उस पर मुकदमा व जांच चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। जो अगला है वो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखते हैं इसके बैकग्राउंड में। तो COP26 जो कि ग्लासगो UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ने, तो वहाँ पे PM ने अनाउंस किया था कि 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को स्थापित कर लेगा, ठीक। क्या अनाउंस किया था कि 2030 आते आते इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को स्टोर कर लेगा, ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है, हाँ, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसने एक रिपोर्ट निकाली। इसके तहत इंडिया का चौथा पोजीशन है रिन्यूएबल एनर्जी में। कौन सा पोजीशन? चौथा। किस में? रिन्यूएबल एनर्जी में। और जो सोलार एनर्जी कैपेसिटी है उसमें इंडिया 5वां पोजीशन रखता है, और जो विंड एनर्जी कैपेसिटी में पोजीशन है वो चौथा पोजीशन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मोदी ने 13 फरवरी को इसे अनाउंस किया और 29 फरवरी को इससे एसेंट मिल गया, इसीलिए ये चर्चा में बना रहा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक। कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। टोटल आउटले कितना है? तो 75,021 करोड़, ठीक। जो कुल व्यय है कितना है? 75,021 करोड़। और इसके तहत देश के प्रत्येक ज़िले में मॉडल सोलर विलेज, आदर्श सूर्य गांव का विकास किया जाएगा, ठीक। 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर एनर्जी। कितने करोड़? 1 करोड़ घरों की छतों पर क्या लगेगा?
रूफ टॉप सोलर एनर्जी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, इसके तहत जिन घरों में रूफ टॉप सोलर एनर्जी लगेगा उनको 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, ठीक है, दी जाएगी। जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी, अगर 2 किलोवाट कैपेसिटी का लगाता है तो जितना भी लागत आएगा उसका 60%, ठीक है, सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। अगर 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी का लगाता है तो फिर लागत का 40% तक सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा का लगाता है तो उसे कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 किलोवाट पे 60% लागत का, 2 से 3 किलोवाट पे 40%, ग्रेटर दैन 3 किलोवाट तो 0 सब्सिडी। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्री और सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसे सोल्ड किया जा सकता है कंपनीज को, जिससे 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। और 25 ईयर में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में कटौती भी होगी इससे। ठीक है, जो अगला न्यूज़ है हमारा वो है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम से रिलेटेड। इसे लॉन्च किसने किया? इसे मोदी ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? तो वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए। ठीक, किसके क्षेत्र में? एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके तहत 150 स्टेम प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएंगी। ठीक, जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक, अब ये स्टेम क्या है? स्टेम स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड फॉर साइंस, टी स्टैंड्स फॉर टेक, ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, ठीक, एम स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है BIETC परिसर। अब क्या है ये BIETC परिसर और कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो ये जो BIETC परिसर है ये एग्जाम में आएगा, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो ये बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, किसने उद्घाटन किया? तो मोदी ने किया। ठीक, BIETC क्या है? BIETC स्टैंड फॉर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस। ठीक है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है बोइंग, USA। ठीक है, जो बोइंग जो है ये BIETC जो परिसर है ये बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, तो अमेरिका के बाहर ये BIETC परिसर अमेरिका का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो है तुमकुर। ये तुमकुर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई जा रही है। किसके द्वारा? हाल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। इसे लॉन्च किसने किया? तो मोदी ने किया। ठीक है, जो अगला न्यूज़ है हमारा वो है स्वाति पोर्टल से रिलेटेड। देखते हैं क्या है स्वाति पोर्टल। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज स्वाति स्टैंड्स फॉर। ठीक है, क्या है ये स्वाति? तो साइंस फॉर वुमेन, ठीक है, और ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन, ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, अब क्या है कि इसे लॉन्च कब किया गया? तो 11 फरवरी को लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, इसे किसके थ्रू डेवलप किया जा रहा है? इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। अब ये कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं इसका एम क्या है। इसका एम है स्टेम, एक और एम आ गया। ठीक है, स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे एक और एम आ गया, तो एक और एम का एक जो मीनिंग है वो है मेडिसिन। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टेम देखा था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। नाउ एक एम और ऐड हो गया, वो है मेडिसिन। ठीक है, जो अगला हमारा न्यूज़ है वह है चुनावी बॉन्ड योजना से रिलेटेड। देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। 5 फरवरी 2024 को, ठीक, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C1 को तथा कंपनी एक्ट 2013 को, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंपनी एक्ट कब आया तो 2013, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया तो 1951। ठीक, इसकी धारा 182(3) को तथा आयकर अधिनियम जो कि 1961 में आया उसकी धारा 13A(B) को भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, देखते हैं शीर्ष चंदा प्राप्त करने वाली कौन कौन सी पार्टीज बनी है। तो बीजेपी जो थी वो शीर्ष चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी बनी, किसके थ्रू? इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और जो अगला है वो है AITC और तीसरी INC। ठीक, ऑल इंडिया ट्राइमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे स्थान पे। और जो चंदा देने में जो टॉप पे रहा कौन सी कंपनी, बस इतना याद रखना है, फ्यूचर गेमिंग। ठीक, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये टॉप पे बनी रही चंदा देने में। ठीक, अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये चुनावी बॉन्ड, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड को हम एक वचन पत्र भी कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड है जिसे प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें खरीदने वाले तथा प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता। ठीक, और ये जो बॉन्ड है ये कॉर्पोरेट निकाय द्वारा खरीदे जा सकते थे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो चुनावी बॉन्ड थे इन्हें 1000 के मल्टीपल में ही निकाला जाता था। 1000, 10,000, ठीक, 1 लाख, लास्ट में जाते जाते 1 करोड़ मूल वर्ग में जारी किए जाते थे। ठीक है, ये 15 दिन के लिए ही वैध होते थे, 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में जो कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त किए हों उन्हीं को ये बॉन्ड प्राप्त हो सकते थे। ठीक, वही पात्र होते थे इसके। नेक्स्ट देखते हैं, इसके थ्रू जो अधिकृत बैंक था वो SBI था। ठीक, जो अगला न्यूज़ है वो है भारत रत्न 2024। तो 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला। जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मरणोपरांत कितने लोगों को भारत रत्न मिला 2024 में? तो 4 लोगों को मिला जो हाईलाइटेड हैं, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब आयोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लगा है कि क्रम लगाइए किसको पहले मिला। तो जो सबसे पहले मिला वो कर्पूरी ठाकुर को, दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह, चौथे नंबर पे PV नरसिम्हा राव और 5वें नंबर पे MS स्वामीनाथन। ठीक है, देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। ये BPSC के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। ठीक है, ये पीपल्स हीरो यानी कि जन नायक के नाम से भी लोकप्रिय थे। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और इनको जब याद करते हैं तो पिछड़े वर्गों, ठीक, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए भी याद किया जाता है इन्हें। बात ऐसी है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में 1978 में एक कमीशन बनी। कमीशन का नाम था मुंगेरी लाल आयोग। तो मुंगेरी लाल आयोग, ठीक है, किसके नेतृत्व में बनी? तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बनी। ठीक, इसी रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हीं के नाम पर जननायक एक्सप्रेस नामक ट्रेन का संचालन किया गया जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? दरभंगा से अमृतसर। ठीक है,
जो अगले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, बीजेपी से पता ही है आपको जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा टाइम के लिए, सर्वाधिक समय के लिए बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया और ये 2002 से 2004 तक मतलब डिप्टी पीएम के रूप में कार्य किए। ठीक है, अगला जो है वह चौधरी चरण सिंह। ठीक, 1979 से लेकर 1980 तक ये भारत के पीएम रहे, प्रधानमंत्री रहे। 2 बार ये यूपी के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया इन्होंने। ठीक है, 2 बार यूपी स्पेशल। ठीक, भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी की स्थापना की इन्होंने और लैंड रिफॉर्म के ये मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। अब अगला जो भारत रत्न वाले व्यक्ति हैं वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1991 से लेकर 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक, इन्हीं के टाइम में आपको पता होगा ये एलपीजी आया था। ठीक, जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोला था? नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ टू कम। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के बाद इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की नीति अपनाई। ठीक है, और कई संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल सुधारों की शुरुआत भी की इन्होंने। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो अगले हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है ना। हरित क्रांति के लिए इन्होंने काम किया था, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने इन्हें 20वीं सेंचुरी का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक गिना था। ठीक है, टाइम्स मैगजीन जो थी उसने 20वीं सेंचुरी के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एशियाई लोगों में से इनको जो है एक के रूप में सम्मानित किया था। ठीक है, 1998 चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो धन्यवाद।